एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रॉयल कैपिटल पालूमा को, जहाँ पे एक इंसान अपने विप के इस्तेमाल से सारे के सारे डेमी ह्यूमन से काम करा रहता है एक स्लेव के तौर पे। फिर हमें एक बानजा नाम के ट्रेडर को दिखाया जाता है जो कि अपनी कैरेज के अंदर कार्गो को लोड करा रहा था। फिर वहाँ पे एक डेमी ह्यूमन आकर के उससे पूछता है कि क्या उसका और भी कार्गो है, तो बानजा बताता है कि हाँ, अभी वो थोड़ी नेगोशिएशन कर रहा है और कार्गो बढ़ सकता है। इसीलिए वो उस डेमी ह्यूमन से यहीं पे आराम करने के लिए कहता है और उसे पैसे देता है, जो देख करके बाकी के लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा ही अजीब है, ये डेमी ह्यूमन को पैसे दे रहा है। पहले तो डेमी ह्यूमन भी पैसे लेने से मना कर देता है, लेकिन बानजा कहता है कि उसकी वजह से ही उसे यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पे क्विन नाम की एक दूसरी लड़की आती है और कहती है कि बानजा को न सुनने की आदत नहीं है, वो लोग ये पैसे ले करके एक अच्छा डिनर कर सकते हैं। ये सुन करके वो डेमी ह्यूमन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर वो इसको खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपने सभी साथियों से कहता है बानजा को थैंक यू कहने के लिए, जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग आकर के बानजा को थैंक यू करते हैं। वो सभी काफी खुश रहते हैं क्योंकि बानजा हमेशा ही उनसे अच्छे से व्यवहार करता है। तभी वहाँ पे हमें दूसरे ह्यूमंस को दिखाया जाता है जिन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। बानजा उन्हें देख के कहता है क्या वो सभी साथ में अच्छे से नहीं रह सकते। ये सुन करके क्विन कहती है कि ये काफ़ी अच्छा होता, लेकिन उसके जैसा सोचने वाले यहाँ पे कैपिटल में ज़्यादा लोग नहीं हैं। तभी बानजा देखता है कि अचानक से उसकी बॉडी ग्लो करने लगी है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है, जो देख के क्विन भी हैरान रहती है। बानजा फिर एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है क्योंकि उसे दूसरी दुनिया में कुछ लोगों ने समन किया था। वहाँ का प्रीस्ट बानजा को बताता है कि ये मैजिकल किंगडम है क्लायरोड का और वो एक हीरो कैंडिडेट है। बानजा कहता है कि वो तो एक नॉर्मल ट्रेडर है, उनसे ज़रूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। ये सुन करके वो प्रीस्ट कहता है कि ये उनका बहुत ही एंशिएंट ट्रेडिशन है जिसके अंदर वो दूसरी दुनिया के लोगों को समन करते हैं ताकि वो आकर के हीरो बने और यहाँ की दुनिया को बचा सकें, और ऐसा करने के लिए उसे डार्क आर्मी को हराना होगा। तभी वहाँ पे एक बीस्ट ह्यूमन आती है उसकी एबिलिटीज़ का पता लगाने के लिए। वहाँ पे प्रीस्ट उसे बताता है कि इस दुनिया में आने पे उसका लेवल वापस से 1 हो गया है और ऐसी चीज़ होने की वजह से उसे ज़रूर कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग मिली होगी उनके गॉड से। ये डिवाइन ब्लेसिंग कोई आम सी ताकत नहीं होती है और इसे कितनी भी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग करके नहीं हासिल किया जा सकता। तभी बानजा के सामने उसकी स्टार्ट विंडो खुल जाती है और वो एक अलग ही भाषा में लिखी रहती है, लेकिन बानजा को सारी चीज़ें समझ में आ रही थी और शायद ये किसी ट्रांसलेशन मैजिक की वजह से हो रहा था। तभी वहाँ पे बीस्ट ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी डिवाइन रेवलेशन नहीं रहता और उसके स्टार्ट भी एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन जैसे रहते हैं। ये सुन करके वहाँ के सारे समनर और मेजेस डरने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या वो फेल हो गए, वो भी इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से। ये सुन करके बानजा कहता है कि उन्हें इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने तो पहले ही बताया था कि वो बस एक मर्चेंट है। फिर वो उन सभी से कहने लगता है कि क्या वो उसे उसकी दुनिया में वापस भेज सकते हैं, लेकिन तभी उसके बगल में ही एक और इंसान समन होता है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर रहती है और वो एक लेजेंडरी हीरो के जैसा रहता है। उसके सारे के सारे स्टार्ट 999 के ऊपर रहते हैं। ये सारी बातें सुन करके वो दूसरा इंसान कहता है कि शायद मैं ही वो चूजन वन हूँ जो इस दुनिया को बचाएगा, और वो बानजा को देख करके हंस रहा रहता है। फिर सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो उन्हें बचा ले डार्क आर्मी से, और वो सभी ही बानजा को काफ़ी ज़्यादा ही बुरी तरीके से इग्नोर कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे उनका किंग भी कहने लगता है उस इंसान से कि तुम यहाँ पे आए हमारी दुनिया को बचाने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया, और आज से मैं तुम्हें हीरो डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। बानजा काफ़ी ज़्यादा ही थक जाता है क्योंकि कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन रहा था, जिसके बाद वो सोचता है कि ये मैजिकल किंगडम है क्लायरोड, है ना, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना, तो ज़रूर ये किसी दूसरे दुनिया में ही होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, अब मुझे यहाँ से वापस अपने घर जाना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बानजा एक कैरेज के अंदर बैठता है और वहाँ पे नाइट उसे धक्का दे देते हैं और कोचमैन भी बिना उसके बैठे ही कैरेज को आगे बढ़ाने लगता है, जिससे उसका सर जा कर के टकरा जाता है और वो सोचता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद हमें पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसे जिस गेट से समन किया गया था वो अब बंद हो चुका है और उसे अब दोबारा से नहीं खोला जा सकता है। ये सुनकर के बानजा कहता है तो आखिर वो वापस कैसे जाएगा। फिर किंग का एडवाइज़र उसे बताता है क्योंकि ये उनकी गलती है कि वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता, इसीलिए उसे वो स्पेशल परमिशन देते हैं कि वो डेलावेजा फॉरेस्ट के अंदर रह सकता है जो कि यहाँ से नॉर्थ में है, लेकिन वो किसी को भी उनके इस ब्लंडर के बारे में नहीं बता सकता है।
बानजा बात करने की कोशिश करता है कोचमैन से, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे साफ साफ मना किया गया है उससे बात करने से। बानजा उसे नहीं बताता कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है और कहता है कि वो असल में एक बहुत ही दूर की कंट्री से आया है, तो क्या वो उसे इस जगह के बारे में थोड़ा भी बता सकता है। कोचमैन उसे इग्नोर कर देता है तो बानजा उससे पूछता है कि क्या वो किंग के साथ एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में है। ये सुन करके वो कोचमैन कहता है कि आखिर वो ये कैसी बात कर रहा है। तो बानजा बताता है कि वो जिस वर्ल्ड से आया था वहाँ पे जो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। ये सुन करके वो कोचमैन हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ख़राब जगह से लगता है आए हो, क्योंकि यहाँ पे भले ही उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन वो किसी का गुलाम नहीं है, क्योंकि इस कंट्री के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक ह्यूमन हो या डेमी ह्यूमन। जिसके बाद वापस से बानजा उससे पूछने की कोशिश करता है डेलावेजा फॉरेस्ट के बारे में, लेकिन वो वहाँ पे से खिड़की को बंद कर देता है और कुछ भी नहीं बताता। बानजा फिर सोचता है कि शायद ये दुनिया उतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन वो किसी डार्क वन के बारे में बात तो कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और वो लोग कैंप लगाते हैं, और उसके बाद अगले दिन बानजा वापस से बात करने की कोशिश करता है कोचमैन से, लेकिन वो उससे कोई भी बात नहीं करता है। आगे जब वो डेलावेजा फॉरेस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो कोचमैन उसे बाहर निकालता है और कहता है यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता है डेलावेजा फॉरेस्ट का। जिसके बाद वो किंग की तरफ से उसे एक बैग गिफ्ट में देता है जो कि एक बॉटमलेस बैग रहता है, और वो उसके अंदर स्टोर कर सकता है अलग अलग चीज़ों को, और उसके अंदर पहले से ही ठीक ठाक अमाउंट में खाना और पैसा होगा जिससे उसका काम चल सके। जाते हुए वो कोचमैन उसे बताता है कि यहाँ पे डार्क आर्मी आती रहती है तो तुम संभल के रहना, और अगर तुम जल्दी मरना नहीं चाहते तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। कोचमैन फिर वहाँ से चला जाता है और बानजा उससे अच्छी तरीके से बाय करता है, लेकिन फिर बानजा सोचने लगता है मैं भाग जाऊँ, लेकिन मैं कहाँ भागूँ, मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। लेकिन फिर वो देखता है कि वो बॉटमलेस बैग को आराम से खोल सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में भी उसके पुराने वर्ल्ड की तरह ही चीज़ें काम करती हैं। बानजा बैग के अंदर की चीज़ों को देख रहा रहता है, तभी उसे एक स्वॉर्ड मिलती है जिसे वो बाहर निकालता है और उसे देख के कहता है ये सिर्फ दिखने में अच्छी है, लेकिन असल में ये स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा सस्ती सी है। जिसके बाद वहाँ पे कुछ स्लाइम्स आ जाते हैं और उन्हें देख करके बानजा को लगता है कि वो उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो स्लाइम्स अचानक से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जबकि उसने उन्हें बिल्कुल भी प्रवोक नहीं किया था, और उसकी जो स्वॉर्ड रहती है वो बस इतने से स्लाइम को मारने से ही खराब हो जाती है। फिर वो देखता है कि वो लेवल 2 के ऊपर आ चुका है, लेकिन जो उसके स्टार्ट रहते हैं वहाँ पे अचानक से एक इन्फिनिटी का मार्क आ गया था। जिसके बाद उसके पास एक ऑप्शन आता है वॉइस गाइडेंस को ऑन करने का, जिसे वो ऑन कर देता है, और फिर उसके पास काफ़ी सारी विंडोज़ खुलने लगती हैं क्योंकि उसे अलग अलग मैजिक स्पेल्स भी मिल गए थे, और वो चाहे तो बिना इस विंडो को ओपन किए भी उन सारे के सारे मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकता है। फिर वहाँ पे एक और विंडो खुलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके बॉटमलेस बैग के ऊपर काफ़ी सारे स्पेल किए गए हैं जिससे उसे ट्रैक किया जा सके और मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करें। फिर वो समझ जाता है कि इसी वजह से स्लाइम्स ने भी उसके ऊपर हमला किया था, और ये वेपन इतने ज़्यादा ही बेकार हैं, लगता है कि वो लोग चाहते थे कि मैं यहीं पे मर जाऊं। तभी वहाँ पे वो विंडो कहती है कि वो चाहे तो ये सारे के सारे स्पेल हटा सकता है। ये सुन के बानजा कहता है हाँ, अगर ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर कर दो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे स्पेल हट जाते हैं। इतनी आसानी से स्पेल को हटता देख करके बानजा सोचता है कि आखिर उन्होंने इतना ज़्यादा बेकार मैजिक क्यों किया जो इतनी आसानी से हट जाए। पता नहीं वो आखिर करना क्या चाहते थे, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। वो डेलावेजा फॉरेस्ट के अंदर जाने वाला रहता है, तभी उसे एक वार्निंग आती है कि इस जगह में काफ़ी ज़्यादा ही मेलिशियम है, और मेलिशियम एक डीमन की बॉडी से निकलता है, और ये एक तरह की गैस रहती है जो कि बहुत ही जहरीली होती है। तो क्या वो इस पूरे फॉरेस्ट को प्यूरिफाई करना चाहेगा? ये सुन करके बानजा कहता है तो इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे रहने के लिए कहा। वो विंडो फिर बताती है बानजा को कि इस स्पेल का इस्तेमाल करने से उसका 1/3 मैजिक खत्म हो जाएगा। बानजा कहता है कि मुझे अपने मैजिक का पता ही नहीं है, इसीलिए मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि कितना मैजिक इस्तेमाल होता है। जिसके बाद हमें काफी ज्यादा ही ब्राइट लाइट दिखाई जाती है जिससे वहाँ पे विंड काफी तेजी से बहने लगती है और उससे सारा का सारा फॉरेस्ट प्यूरिफाई हो जाता है। फिर बानजा के सामने भी काफी सारी लेवल इंक्रीज की विंडो खुलने लगती है जिसे देख करके बानजा काफी चौंक जाता है। अगले सीन में हमें क्लेरॉइड की प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल था, हीरो कैंडिडेट अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाया क्योंकि ये हमारी गलती थी और आपने उसे डेलावेजा फॉरेस्ट में भेज दिया जहाँ पे डार्क आर्मी का फ्रंट लाइन बेस है। किंग ये सुन करके कहता है कि वो वैसे भी कचरा था और वो उनका हीरो नहीं बन सकता।
तभी वहाँ पे प्रीस्ट आकर के बताता है कि एक हाईएस्ट लेवल का प्यूरिफिकेशन मैजिक किया गया है। ये सुनकर के किंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वो गोल्डन बालों वाला लड़का अभी बस डार्क वन की ओर गया ही है और उसे इतनी जल्दी इतना हाई लेवल होली मैजिक मिल गया। मैं वैसे भी इससे कम उम्मीद कर ही नहीं सकता था उस इंसान से जिसे मैंने चुना है। लेकिन फिर प्रीस्ट बताता है कि इसका इस्तेमाल साउथ में नहीं हुआ है जहाँ पे हीरो है, बल्कि इसका इस्तेमाल नॉर्थ में हुआ है जहाँ पे डेलावेजा फॉरेस्ट है। ये सुनकर के किंग और प्रिंसेस दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें बानजा को दिखाया जाता है जिसका लेवल 367 हो गया था और उसका लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, जिसे देख करके बानुजा सोचता है कि शायद इस वर्ल्ड के अंदर लेवल मैजिक यूज़ करने से बढ़ता है। लेकिन फिर वो लेवल अप की नोटिफिकेशन को बंद कर देता है क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज कर रही हैं। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर उसके पास कितना ज़्यादा और मैजिक बचा हुआ है। फिर वो देखता है कि उसका मैजिक वापस से फुल हो गया है, तो बानजा को लगता है कि उसकी मैजिक की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा ही कम है। बानजा फिर सोचने लगता है कि उसे नहीं पता कि इस जगह को कितना अच्छे से उसके मैजिक ने प्योरीफाई किया है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसे किंगडम से बैन कर दिया गया है। तभी वहाँ पे विंडो उसे रेकमेंड करती है शेप शिफ्ट मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए। वहाँ पे बानजा को अपना जेंडर चुनना रहता है और वो एक फीमेल को सिलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से ही चेंज हो जाती है। लेकिन फिर बानजा सोचता है ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे इस बॉडी के साथ आगे चल के जिंदा भी रहना है। इसीलिए वो वापस से अपने जेंडर को मेल कर लेता है और वो काफी ज्यादा ही अलग दिख रहा था, जिसकी वजह से अब वो आसानी से जा सकता है टाउन्स के अंदर। तभी वहाँ पे एक दूसरी विंडो खुलती है और कहती है टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए, जिससे टेलीपोर्ट होकर के बानजा बहुत ही आसानी से टाउन के अंदर आ जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर ये जगह है कैसी। फिर वो सोचता है कि उसको इस वर्ल्ड के अंदर रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो फिर वो सोचता है कि क्या मैं मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं जा करके एडवेंचरर्स गिल्ड को ज्वाइन करूँ और मॉन्स्टर हंटिंग और कार्गो ट्रांसपोर्ट जैसे क्वेस्ट को कंप्लीट करके पैसे कमाऊँ। लेकिन उसे नहीं पता कि आखिर एडवेंचरर्स गिल्ड कहाँ है, तो फिर वो विंडो उसे बताती है कि वो ठीक सामने है उसके। बानजा एडवेंचरर्स गिल्ड के अंदर चला जाता है जहाँ पे वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो उसे बताती है कि वो अपने रैंक को बढ़ा सकता है, जिससे वो और अच्छे क्वेस्ट को कंप्लीट करके ज़्यादा पैसे कमा सकता है। और जो भी यहाँ गिल्ड के अंदर रजिस्टर करते हैं उन्हें काफ़ी सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो क्या वो यहाँ पे खुद को रजिस्टर कराना चाहेगा? तो बानजा हाँ कहता है, जिसके बाद वो बानजा से उसका नाम पूछती है। तो फिर बानजा अपना रियल नेम बताने के बजाय एक दूसरा नाम फ्लियो बता देता है, जो कि असल में उसके पुराने डॉग का नाम था, लेकिन घबराने की वजह से उसे बस यही नाम याद आया। जिसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसे वहाँ पे एक लॉकेट मिलता है जिसके अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। बानजा फिर सोचता है कि मुझे अब जा करके किसी क्वेस्ट को देखना चाहिए, लेकिन वो लो लेवल क्वेस्ट को ही कर सकता था जिससे उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तभी उसकी नज़र एक छोटी लड़की पे पड़ती है जिसे जाना रहता है डेलावेजा फॉरेस्ट, और वो अपने लिए एक एस्कॉर्ट को ढूंढ रही रहती है जो कि उसे वहाँ पे सही सलामत पहुँचा सके। सभी कहने लगते हैं कि वहाँ पे डार्क आर्मी का फ्रंट लाइन बेस है, तो उन्हें कितना भी पैसा मिले वो लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन वो छोटी लड़की कहने लगती है कि उसकी फैमिली डेलावेजा फॉरेस्ट के पास रहती है और वो उनकी मदद करना चाहती है। ये देख करके बानजा को काफ़ी बुरा लगता है और फिर वो वहाँ पे आकर के कहता है कि वो उसे वहाँ पे ले जा सकता है क्योंकि वो डेलावेजा फॉरेस्ट से थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे वापस आया है। ये सुन करके वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे तुरंत ले जा सकता हूँ अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक के इस्तेमाल से। ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये बच्चा टेलीपोर्टेशन मैजिक कर सकता है? नहीं, ये तो नामुमकिन है क्योंकि उससे से बड़े मैजिशियन ही कर सकते हैं, ये ज़रूर झूठ बोल रहा है। बानजा ये सुनकर के सोचता है कि क्या टेलीपोर्टेशन मैजिक एक बिगिनर मैजिक नहीं है? लेकिन टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करने पे भी उसका ज़्यादा मैजिक इस्तेमाल नहीं हुआ था। तभी वहाँ पे बेलिरोसा नाम की रॉयल नाइट आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम कोई सॉर्सरर हो जो हाई लेवल मैजिक कर सकता है। तभी वहाँ पे दूसरी मैजिशियन कहने लगती है कि आखिर तुम इस छोटी लड़की के साथ क्या करना चाहते हो? कहीं तुम्हारा प्लान इसे किडनैप करने का तो नहीं है ना? जिसके बाद वहाँ पे एक दूसरी लड़की आती है जो काफ़ी गुस्से में रहती है। ये सुन के बानजा सोचने लगता है कि अगर इस तरीके से ही चीज़ें चलती रहीं तो बहुत ही जल्दी कासल की नज़रों में आ जाएगा। फिर वो बताता है कि असल में वो एक एडवेंचरर है और उसका नाम फ्लियो है, और अगर वो देखना चाहते हैं तो वो उन्हें दिखा सकता है अपना मैजिक।
जिसके बाद वो लोग गिल्ड से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं बानजा से मैजिक करने के लिए और वो कोई भी होशियारी ना करे। बानजा कहता है बिल्कुल, और उसके बाद वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करता है और वो लोग डेलावेजा फॉरेस्ट के सामने आ जाते हैं। सभी ये देख करके हैरान रहते हैं कि वो इतना दूर डेलावेजा फॉरेस्ट तक आ गए हैं। मेज फिर बानजा से पूछती है कि आखिर वो इतनी दूर तक टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, क्या वो कोई ग्रेट सॉर्सरर है। बानजा कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो असल में एक रूकी एडवेंचरर हूँ जिसे बस थोड़ा बहुत मैजिक इस्तेमाल करना आता है। बेलिरोसा फिर बानजा से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उससे काफ़ी रूडली बात कर रही थी। ये सुनकर के बानजा कहता है कि उसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो देखता है कि वो छोटी लड़की फॉरेस्ट की ओर जाने लगती है, जिसके बाद वो कहती है कि इस फॉरेस्ट के अंदर तो काफ़ी सारा मेलिजियम था ना, आखिर वो गया कहाँ, और साथ ही साथ उसे कोई भी मैजिक बीस्ट भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बानजा उसे बताने वाला रहता है प्यूरिफिकेशन मैजिक के बारे में, लेकिन तभी वहाँ पे विंडो आती है और उसे वार्निंग देती है कि उसे एक डीमन को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। बेलिरोसा अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और बाकी सभी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बानजा ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और पूछता है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ पे बेलिरोसा कहती है छोटी लड़की चलो अब हमें अपना असली फॉर्म दिखाओ। जिसके बाद वो सभी बताते हैं बानजा को कि फॉरेस्ट के अंदर डार्क आर्मी भी है, लेकिन फिर भी ये लड़की काफ़ी सारे एडवेंचर से डेलावेजा फॉरेस्ट की ओर जाने के लिए कह रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि ये एक डीमन है। ये सुन करके वो लड़की हंसने लगती है और कहती है मुझे ऐसी ही उम्मीद थी एक रॉयल नाइट से। जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है, जिसे देख करके सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ही डर रहे रहते हैं क्योंकि वो असल में एक बहुत ही बड़ी सी ग्रे वुल्फ रहती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं अपने जॉ की मदद से तुम लोगों को कुचल के रख दूंगी। ये देख करके बेलिरोसा कहती है तो ये असल में एक लूपाइन है। जिसके बाद वो ग्रे वुल्फ बताती है कि वो असल में फेनायर है, फेंगरल की छोटी बहन जो कि इन्फर्नल 4 का मेंबर है। आगे वो बताती हैं कि उसके भाई ने यहाँ पे भेजा था एनिमी को ऑब्जर्व करने और साथ ही साथ खाना ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो काफ़ी सारा मिलीशियम रिलीज़ करती है और उससे बेलिरोसा अपने घुटनों पे आ जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि यहाँ पे सिर्फ कोई लो लेवल का स्काउट होगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे कोई इन्फर्नल 4 से जुड़ा हुआ भी होगा। बानजा फिर बेलिरोसा के पास आता है ताकि वो उसे वहाँ से ले जा सके। ये देख करके फेनायर कहती है तो तुम्हारे ऊपर मेरे मेलिजियम का कोई असर नहीं होता, तो मैं तुम्हें सबसे आखिरी में देखूंगी, मैं पहले बाकी सभी को ख़त्म कर दूंगी। वो हमला करती है बेलिरोसा के ऊपर, लेकिन बानजा उसे बचा लेता है। ये देख करके फेनायर कहती है कि हम लूपाइन कभी भी अपने शिकार को भागने नहीं देते हैं। तो फिर बानजा भी अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है सारी लड़कियों को क्लायरोड किंगडम के कासल के अंदर भेजने के लिए, और वो सभी जल्दी से टेलीपोर्ट होकर चली जाती हैं। बानजा ये देख के खुश रहता है कि उसका मैजिक अच्छे से काम कर रहा है। ये देख करके फेनायर कहती है कि अब तुम यहाँ पे अकेले हो। ये देख करके बानजा कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों चुना गया था, लेकिन मैं इस दुनिया के अंदर बिना कुछ किए मरूंगा नहीं। और फिर वो सोच लेता है कि वो सारे के सारे स्पेल का इस्तेमाल करेगा जो भी उसके पास हैं, और वो वहाँ पे फाइट करना शुरू कर देते हैं।